हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसी कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे हैं और जो अपनी प्रिपरेशन है उसको काफ़ी अच्छे से कवर कर रहे होंगे। सो गाइज, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यूज को कवर कर रही हूँ, जिसके अंदर हम लोग अपने जून 2013 के पेपर 3, पहले क्या होता था कि हम लोगों के पास में 3 एग्जाम होते थे। एक पेपर 1 का कॉमन, एक पेपर 2 का आप लोगों के पास में होता था और एक पेपर 3 का होता था। तो 2 पेपर जो होते थे वो सब्जेक्ट के होते थे। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने उसके पेपर 2 के क्वेश्चन करे। अब यहाँ पे आप लोगों के पास में पेपर 3 के हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, असर्शन एंड ए रीजन। सो मार्कअप प्राइसिंग एक मेथड होता है प्राइस को क्या करने का, डिटरमाइन करने का। प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है, सो उस पर मार्कअप प्राइसिंग एक मेथड होता है। सो जो प्राइस होगा वो आप लोगों के पास में किसके इक्वल होता है, एवरेज टोटल कॉस्ट प्लस में मार्कअप इनटू एवरेज टोटल कॉस्ट इज द एक्सप्रेशन फॉर दैट। फॉर एग्जांपल मार्कअप प्राइसिंग है, मतलब कि इतना जो मार्कअप है वो क्या करना है, ऐड करना है। जैसे कि 20% मार्कअप क्या करना है, ऐड करना है। जो एवरेज टोटल कॉस्ट है वो कितनी है, 100 है। ठीक है, तो जो प्राइस बनेगा वो कितना बनेगा, एवरेज टोटल कॉस्ट 100 प्लस में 100 का हम लोगों के पास में क्या आ जाएगा, 20% आ जाएगा। तो ये आप लोगों के पास में कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो मार्कअप प्राइसिंग एक मेथड होता है प्राइस को डिटरमाइन करने का। एवरेज टोटल कॉस्ट, प्राइस जो रहता है वो किसके इक्वल होता है, एवरेज टोटल कॉस्ट प्लस में एम इंटू एवरेज टोटल कॉस्ट, इसका एक्सप्रेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा ये इसका आंसर आ जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए यहाँ पे हम लोगों के पास में क्या है, इकोनॉमिक प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट, कॉल्यूजन और कार्टल और मार्केट। सो हम लोगों को पता है यहाँ पे ना हम लोगों के पास में ना 2 तरीके की कॉस्ट होती है। एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है वो क्या होती है, जो क्या की जाती है, बाहर पे की जाती है, जिससे आप लोगों के पास में क्या होता है, कैश का क्या होता है, आउटले होता है। जो बाहर पे की जाती है वो क्या होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। और एक हम लोगों के पास में क्या रहती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, जो क्या की जाती है, जिससे कोई भी कैश का आउटले आप लोगों के पास में नहीं होता है, तो वो क्या कहलाती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। खुद ही के रिसोर्सेज को यूज करने की जो कॉस्ट होती है, सेल फोन रिसोर्सेज की जो कॉस्ट रहती है, वो आप लोगों के पास में क्या होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। ठीक है, सो गाइस जब क्या किया जाता है, टोटल रेवेन्यू में से केवल हम लोग एक्सप्लिसिट कॉस्ट को ही क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो हम लोगों के पास में जो प्रॉफिट निकल कर आता है वो कौन सा वाला प्रॉफिट रहता है, ये हम लोगों के पास में क्या रहता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है। जब टीआर में से केवल किसको लेस किया जाता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को, तो ये आप लोगों के पास में क्या कहलाता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है। लेकिन जब क्या किया जाता है, दोनों कॉस्ट को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है, एक्सप्लिसिट को भी और इम्प्लिसिट को भी। दोनों ही कॉस्ट को क्या किया जाता है, जब यहाँ पे माइनस किया जाता है, तो ये जो कंसेप्ट रहता है ये आप लोगों के पास में क्या कहलाता है, यहाँ पे हम लोगों के पास में क्या निकल कर आता है, इकोनॉमिक प्रॉफिट निकल कर आता है। यहाँ पे क्या निकल कर आएगा, इकोनॉमिक प्रॉफिट आता है। तो देखिए ये आप लोगों के पास में क्या है, जो इकोनॉमिक प्रॉफिट होगा, तो ई के अंदर हम लोग दोनों कॉस्ट को लेस करेंगे। टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट, एक्सप्लिसिट एज वेल एज इम्प्लिसिट, दोनों को लेस करेंगे। अकाउंटिंग के अंदर केवल एक्सप्लिसिट कॉस्ट को माइनस किया जाएगा। कार्टेल कहाँ पर होता है, ग्रुप कहाँ पे बनते हैं, ओलिगोपोली में बनते हैं, जहाँ पे क्या होते हैं, फ्यू सेलर्स होते हैं। अगर वो ग्रुप बनाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, कॉलिसिव ओलिगोपोली कहा जाता है, अगर वो ग्रुप बना के करते हैं। अगर वो ग्रुप नहीं बना के करते हैं तो ये आप लोगों के पास में क्या कहलाता है, नॉन कॉलिसिव ओलिगोपोली होता है। मार्केट क्या होता है, जहाँ पे बायर और सेलर जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो ये क्या कहलाती है, मार्केट होती है। पहले क्या होता था, मार्केट एक क्या होता था, फिजिकल प्लेस होता था, लेकिन अब के टाइम पे मार्केट एक एक्टिविटी है जहाँ पे बायर और सेलर क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द आइटम ऑफ इकोनॉमिक कॉस्ट। तो इकोनॉमिक कॉस्ट में यहाँ पे क्या नहीं आता है, तो इसमें से ना ऑड वन आउट कर लो, इसी से आपको आंसर पता चल जाएगा। तो ये सारे देखो, ऑनर के सप्लाइड रिसोर्सेज, तो खुद के रिसोर्सेज की बात करें। इम्प्लिसिट कॉस्ट, खुद के रिसोर्सेज की जो कॉस्ट होती है। नॉन मॉनेटरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, खुद के रिसोर्सेज की ही ये बात करते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, जब हम लोग अपने रिसोर्सेज को खुद ही बिजनेस में यूज कर रहे हैं, तो हम लोगों को अगर हम उसको कहीं बाहर इन्वेस्ट करते हैं तो हमको वो इनकम मिलती है, वो इनकम हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉरगॉन कर रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती है। तो नॉन मॉनेटरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो ये भी इकोनॉमिक कॉस्ट में आएगी। तो इकोनॉमिक कॉस्ट का पार्ट क्या नहीं है, मार्केट सप्लाइड रिसोर्सेज नहीं है।
मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिमांड मस्ट हैव द एलिमेंट, डिमांड में क्या एलिमेंट होने चाहिए? तो सबसे पहले हम लोगों के पास में क्या होती है? डिजायर होती है, इच्छा होती है कि हम लोगों को क्या करना है? प्रोडक्ट खरीदना है। फिर इच्छा तो सबकी होती है, लेकिन हमारे पास में पैसे भी होने चाहिए। तो वो वांट कब बनती है? जब हम लोगों के पास में क्या होता है? उसको खरीदने की एबिलिटी भी होती है, हमारे पास में क्या होता है? पे करने की एबिलिटी भी होती है। तो जब हमारी इच्छा भी है, हम लोग पे भी कर सकते हैं, और जब खरीद लेते हैं एक पर्टिकुलर प्राइस पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर क्वांटिटी को जब खरीदा जाता है, तो वो क्या बनता है? डिमांड बनता है। क्या बनता है? डिमांड बनता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यूटिलिटेरियन अप्रोच यूटिलिटी के ऊपर बात करता है। ऑर्डिनल अप्रोच ये क्या होती है? आप लोगों के पास में यूटिलिटी अप्रोच होती है जहाँ पे यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जाता है, इसमें रैंकिंग दी जाती है। ये जो अप्रोच है ये किन्होंने दी है? हिक्स एंड एलन ने दी है। यहाँ पे यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जाता है। फिर क्या रहता है? प्राइस कंजप्शन कर्व होती है और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फाई होता है और वो अपनी पोजीशन से चेंज होना नहीं चाहता है, वो उसी पोजीशन के ऊपर ही स्टिक रहता है। तो यूटिलिटी अप्रोच में आप लोगों के पास में क्या आता है? यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ऑर्डिनल अप्रोच में किस चीज की बात की जाती है? यहाँ पर हम लोग इंडिफरेंस कर्व को स्टडी करते हैं। तो वहां पे क्या होता है? टू गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो वहां पे क्या होता है कि अगर हम लोग क्या करना चाहते हैं? एक गुड को क्या करना चाहते हैं? कंज्यूम करना चाहते हैं। सो हमें क्या करना पड़ता है? दूसरी गुड को क्या करना पड़ता है? अगर हम लोग क्या करना चाहते हैं? एक गुड को कंज्यूम, क्योंकि जो रिसोर्सेज होते हैं वो आप लोगों के पास में क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं, क्योंकि जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। अगर हम लोग एक को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमें दूसरी को क्या करना पड़ता है? डिक्रीज करना पड़ता है। अगर हम एक को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमें दूसरी को डिक्रीज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल गुड ए और गुड बी है। गुड ए जो है वो आप लोगों के पास में कितनी यूनिट है? 1 यूनिट है। और गुड बी की कितनी यूनिट है? 10 यूनिट है। अगर हम लोग ए की 1 यूनिट को और बढ़ाना चाहते हैं तो हमें बी को क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बी को क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो हम इसकी कुछ यूनिट को त्याग देते हैं, सपोज 3 यूनिट को त्याग देते हैं। तो ये आप लोगों के पास में कितनी आ गई? 7 हम लोगों के पास में आ गई। ठीक है। फिर अगर हम लोग इसकी 1 यूनिट को और बढ़ाना चाहते हैं तो अब हम लोग पहले से कम सेक्रीफाइस करेंगे। जितना पहले किया था उतना सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। पहले 3 यूनिट का सेक्रीफाइस किया था, अब 2 यूनिट का सेक्रीफाइस करेंगे। तो हम लोग 5 यूनिट बी की कंज्यूम करेंगे और ए की 3 यूनिट। अब ए भी बढ़ता जा रहा है, तो ए की अगर 4 यूनिट को कंज्यूम करना चाहते हैं तो अब बी की और कम सेक्रीफाइस हम लोग करेंगे। पहले 3 सेक्रीफाइस करी, फिर 2 करी, अब 1 ही करेंगे। तो ये आप लोगों के पास में कितनी आ जाएंगी? 4 आ जाएंगी। तो ये क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व में कॉम्बिनेशन होता है। बट हर कॉम्बिनेशन में चाहे वो ए गुड की 1 क्वांटिटी बी की 10 को कंज्यूम करें, या 2 10 को कंज्यूम करें, या फिर ए की 3 बी की 5 कमोडिटी को कंज्यूम करें, सेटिस्फेक्शन जो रहेगी वो उसको क्या मिलेगी? इक्वल ही मिलेगी। तो यहाँ पे उसने एक यूनिट के लिए कितना सेक्रीफाइस किया? पहले 3 यूनिट को सेक्रीफाइस किया। फिर 1 यूनिट के लिए कितने यूनिट को 1:3। फिर 1 यूनिट के लिए 2 यूनिट को सेक्रीफाइस किया, फिर 1 को सेक्रीफाइस किया। तो ये क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। ये क्या कहलाता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है? इंडिफरेंस कर्व में पाया जाता है। प्राइस कंजप्शन कर्व क्या होती है? तो ये आप लोगों के पास में जो प्राइस लाइन होती है ये क्या होती है? बजट लाइन होती है। एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में ये भी होता है आप लोगों के पास में, ये क्या होती है? बजट लाइन होती है, या इसको क्या कहा जाता है? प्राइस लाइन भी कहा जाता है। बजट लाइन होती है, या ये क्या कहलाती है? प्राइस लाइन भी कहलाती है। ठीक है। और ये क्या होती है? इंडिफरेंस कर्व होती है। तो जहां पर इंडिफरेंस कर्व जो रहती है वो आप लोगों के पास में क्या होती है? बजट लाइन की क्या होती है? टेंजेंट होती है। जो इंडिफरेंस कर्व होती है जब वो क्या होती है? बजट लाइन के टेंजेंट होती है। तो वहां पे कंज्यूमर क्या होता है? इक्विलिब्रियम में होता है। या फिर हम लोगों के पास में जो स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व होता है वो किसके बराबर होना चाहिए? स्लोप ऑफ द बजट लाइन के बराबर होता है। तो ये आप लोगों के पास में आ जाएगा। सो यूटिलिटी अप्रोच में क्या होता है? यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई होता है। ऑर्डिनल अप्रोच में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पाया जाता है। ठीक है जी। और प्राइस कंजप्शन कर्व में हम लोगों के पास में क्या आ जाता है? दैट इज द बजट लाइन। और प्राइस कंजप्शन कर्व के अंदर बजट लाइन आ जाती है और हम लोगों के पास में क्या आ जाता है? इंडिफरेंस कर्व हम लोगों के पास में आ जाती है। और कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम जो रहता है वो कहाँ पर होता है? जहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ वाई एंड एक्स होता है।
ठीक है गाइस। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, जो लर्नर का इंडेक्स पावर होता है, क्या होता है, लर्नर का इंडेक्स पावर होता है, वो किसको मेजर करता है। सो लर्नर का जो इंडेक्स पावर होता है वो मार्केट की पावर को क्या करता है, मेजर करता है। लर्नर का जो इंडेक्स है ये, इसके अंदर आप लोगों के पास में फॉर्मूला जो रहता है वो क्या रहता है, प्राइस AR माइनस में मार्जिनल कॉस्ट डिवाइड बाय क्या रहता है, प्राइस रहता है। क्या फॉर्मूला होता है, प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट डिवाइड बाय क्या होता है, प्राइस होता है। जितना ज्यादा इस एल की वैल्यू होती है उतना ज्यादा ही मोनोपोली पावर होती है, ठीक है। और प्राइस को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा AR, और MC और MR बराबर ही हो जाएंगे, तो यहाँ पे आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन में क्या होता है, MC MR बराबर होते हैं, तो यहाँ पे चाहे MR लिख लो, AR माइनस MR बाय में AR। यही आप लोगों के पास में ED को भी निकालने का फॉर्मूला होता है, ED का भी यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। सो ये आप लोगों के पास में आ जाएगा। अगर ED लो होती है तो फर्म की जो मोनोपोली पावर होती है वो क्या होती है, हाई होती है। सो लर्नर इंडेक्स किसको मेजर करता है, मोनोपोली पावर को मेजर करता है। सो ये जून 2013 का लास्ट क्वेश्चन। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, सबका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, होमोजीनियस होता है। जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है, इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है, कोई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं आती है, कोई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं आती है, ठीक है, कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं आती है, प्रोडक्ट सबका क्या रहता है, सेम रहता है। सो परफेक्ट कंपटीशन में आइडेंटिकल प्रोडक्ट होता है, सो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं। यहाँ पे क्या पाया जाता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, सबका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, और प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। और यहाँ पे आप लोगों के पास में क्या आता है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बहुत आते हैं, क्योंकि सभी अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं। ओलिगोपोली कौन से वाली मार्केट होती है, फ्यू सेलर्स वाली मार्केट होती है, जहाँ पे डोमिनेट स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जाता है। मोनोपोली क्या होती है, जहाँ पे सिंगल सेलर होता है, और वो सिंगल सेलर क्या करता है, सिंगल सेलर क्या करता है, अलग अलग कस्टमर से सेम गुड के लिए क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है। गुड जो है वो क्या है, सेम गुड है, सेम गुड के लिए क्या किया जाता है, डिफरेंट प्राइस क्या किए जाते हैं, चार्ज किए जाते हैं फ्रॉम द डिफरेंट कस्टमर। तो ये आप लोगों के पास में क्या होता है, मोनोपोली के अंदर होता है, ठीक है। सो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट होता है, सबका होमोजेनियस। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ओलिगोपोली में डोमिनेंट स्ट्रेटेजी होती है। डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली के अंदर डिफरेंट प्राइस होते हैं सेम प्रोडक्ट के लिए। तो ये हम लोगों के पास में यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था जून 2013 के, यहाँ पे हमारे पास में PYQs कंप्लीट होते हैं। सो थैंक यू टू एवरीवन।